नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण 16 भाग हमारे कंप्लीट हो गया, ठीक है। जिसमें हमने दार्शनिक और दर्शन के बारे में, ठीक है, जो फिलॉसफी है और फिलोसफर हैं दोनों के बारे में परिचर्चा की है। आज आपका उसका लास्ट भाग है, जिसमें हम क्या बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा की स्थापना की। कहाँ पे? गुजरात में। परिचर्चा करेंगे। कौन थे वो? गीजूभाई बधेका जी थे। इनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण होगा उन सभी तथ्यों के बारे में आपके लिए, इन्होंने कैसी शिक्षा होनी चाहिए, कैसा विद्यालय होना चाहिए, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए, शिक्षण की विधियाँ होगी, शिक्षण के उद्देश्य होंगे और इनका जन्म, इन सभी के बारे में हम परिचर्चा कर लेंगे। बाकी इनके बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए, ठीक है। जब मैं इनके बारे में पढ़ने बैठा तो पूरी बुक्स थी इनके बारे में, इतनी अच्छी अच्छी इनकी रचनाएं हैं। तो आप पढ़ना, मैं उसकी पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लगा दूंगा, इसकी बड़ी वाली पीडीएफ, ये वाली नहीं, इसकी बड़ी पीडीएफ मैं आपको लगा दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। जिसके पास टाइम है वो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। किसके बारे में? गीजूभाई बधेका के बारे में। इससे पहले हमने भारत की प्रथम महिला शिक्षिका प्रधानाध्यापक सावित्रीबाई फुले के बारे में परिचर्चा की थी। आप लोगों ने सहारा, और देखो वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ क्या हो संसाधनों के अभाव है, वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। परिचर्चा कर लेते हैं गीजूभाई बधेका जी के बारे में। अगर बात करूं बधेका जी की प्रमुख पुस्तकों के बारे में, तो इनकी प्रमुख जो क्या है, दिवास्वप्न है, इंपॉर्टेंट है। बाल जगत की उषा, ठीक है। माँ बाप बनना कठिन है, बाल दर्शन हो गया, ठीक है। बाल दर्शन, चूहा सात पूछो वाला, चूहा कैसा? सात पूछो वाला, ठीक है। अमुआ भैया निमुआ भैया, ठीक है। अमुआ भैया और निमुआ भैया, बेदम बेदुमा, गीजूभाई का गुलदस्ता, ये इनकी क्या है, प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं इनके जन्म के बारे में, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा एलटी की दृष्टि से, उन सभी के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। जन्म की बात करें तो उनका जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात के चित्तल में हुआ था। गुजरात के चित्तल में कब? 15 नवंबर 1885 को हुआ था। उनका पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम गिरिजा शंकर था, ठीक है। पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसका उपनाम गिरिजा शंकर था? तो गीजूभाई बधेका जी का पूरा नाम क्या था? गिरिजा शंकर था। पेशा क्या थे? पेशे से ये एक वकील थे। क्या थे? एक वकील थे और हाईकोर्ट में काम करते थे। वकील थे, हाईकोर्ट में काम करते थे। कौन? बधेका जी, ठीक है। देखो बाल विकास में रुचि की बात करूँ तो पुत्र के जन्म के बाद उनकी रुचि बाल विकास और शिक्षा में हो गई। देखो जब इनका पुत्र का इनसे पुत्र का जन्म होता है, इनकी बेबी से पुत्र का जन्म होता है, ठीक है, इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तब इनमें क्या बाल रुचि के प्रति क्या हो जाता है, इनका ध्यान बढ़ जाता है, इनमें इंटरेस्ट आने लगता है और शिक्षा पे ये बात करते हैं, ठीक है। कैरियर की बात करूँ, जीवन की बात करूँ, तो उन्होंने एक वकील के रूप में अपनी नौकरी छोड़ दी और एक शिक्षक बन गए। वकील छोड़ दी और क्या बन गई? शिक्षक बन गई, ठीक है। और अंततः बच्चों के लिए बाल मंदिर स्कूल की स्थापना की, ठीक है। शिक्षक बन गए थे, पेशे से वकील, हाईकोर्ट में काम करते थे, ठीक है। जब इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो अपने पुत्र प्यार में, पुत्र मोह में इन्होंने क्या बाल रुचि लिया। बालकों के जो क्रियाएं होती हैं उसको किस प्रकार का विकास करना चाहिए, उसे किस प्रकार विद्यालय में, घर का माहौल, ठीक है, किस प्रकार का पाठ्यक्रम, किस प्रकार की शिक्षा उसे दी जानी चाहिए, इन सभी पे इन्होंने क्या किया, कार्य करना शुरू किया। और सबसे पहले इन्होंने क्या, बच्चों के लिए एक बाल मंदिर स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है। बधेका जी की शिक्षा दर्शन की बात करूं तो बधेका जी का शिक्षा दर्शन में बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। इनकी शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित या बाल मंदिर की स्थापना की। व्यवहारिक और सीखने के अनुभव को समग्र विकास पर इन्होंने जोर दिया, ठीक है। व्यवहारिक और सीखने के अनुभव पे क्या दिया इन्होंने? समग्र रूप से उसके विकास पे जोर दिया। विरासत की बात करूं तो शिक्षा बाल विकास बधेका के योगदान में भारत में पहचान और मनाया जाता है, पहचान से मनाया जाता है। 23 जून 1939 को भावनगर में उनका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। भावनगर में 23 जून 1939 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। जिन्होंने बच्चों के लिए बाल मंदिर और बाल शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रावधान लाई, इनके बारे में परिचर्चा की, इनके लिए कार्य किए। जन्म हुआ था 15 नवंबर 1885, कहाँ? गुजरात के चित्तल में। और मृत्यु, देहांत कब हो जाता है? 23 जून 1939 को भावनगर में इनका निधन हो गया, ठीक है। शिक्षा में हमें इनकी शिक्षा पढ़नी है, आपको भी टीचर बनना है तो इनकी शिक्षा हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें हम
गीजू भाई बधेका जी के शिक्षा में योगदान के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की, पहले ही बता दिया। 1920 में गीजू भाई ने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए बाल मंदिर की स्थापना की और अपनी स्वयं की शिक्षण पद्धति विकसित की। इन्होंने अपने ही शिक्षण पद्धति, ठीक है, वकील थे, बने शिक्षक। क्यों बने उसके पीछे रीजन बता दिया आपको। ठीक है, और बाल मंदिरों की स्थापना क्यों की? बालक पे रुचि लिया, बालक अपने पुत्र, ठीक है, बाल विज्ञान पे उन्होंने रुचि लिया, शिक्षा पे कार्य किया और सबसे पहले 1920 में इन्होंने, ठीक है, क्या बाल मंदिर की स्थापना की। ठीक है, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल। ठीक है, उन्होंने सभी पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए कम लागत वाली शिक्षण सामग्री को, उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए कि देखो समाज का हर छात्र पढ़ सके, हर बालक की क्या हो सकती है, एक अच्छी वृद्धि हो सके, उसका क्या एक कुशल नागरिक के रूप में वो उभर सके। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि ऐसी कम लागत में शिक्षण सामग्रियाँ क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। ठीक है, ताराबाई मोदक के साथ सहयोग। अब ताराबाई मोदक कौन थे, आपके सिलेबस में नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो उनके साथ इनका क्या सहयोग रहा? ताराबाई मोदक ने 1923 में गीजू भाई के साथ काम करना शुरू किया और 1926 में उन्होंने नूतन बाल शिक्षा संघ की स्थापना की, जो बाद में क्या प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा ईसाई बालवाड़ी विकास का आधार बना था। आपसे पूछ लेगा कि नूतन बाल शिक्षा संघ की स्थापना ताराबाई मोदक ने किसके साथ मिलकर की? तो किसके साथ? तो गीजू भाई बधेके के साथ मिलकर की थी। ठीक है, वहीं भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का परिचय। ठीक है, इन्होंने बोला कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत करने का श्रेय किसे? गीजू भाई और ताराबाई मोदक को जाता है। इन दोनों द्वारा शुरू की गई पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बालवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। देखो भारत में ना जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है उसका प्रसार ही किसने? गीजू भाई और ताराबाई मोदक ने किया था। ठीक है, इंपोर्टेंट है। वहीं देखो मोंटेसरी शिक्षण पद्धति किसके की, इसकी स्थापना किसने की? बताना मुझे। ठीक है, तो किसने की? मोंटेसरी। ठीक है, मैंने बताया था परसों पिछले वीडियो में आपको। ठीक है, प्रो वर्जन बनना है तो एक्टिविटी करना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने भारत के लोगों के लिए मोंटेसरी शिक्षण पद्धति की शुरुआत की। ठीक है, इसके बाद में आपके लिए एक शिक्षण विधियों वाला लेके आऊँगा, उसमें हम सारी शिक्षण विधि, चाहे वो खेल विधि हो, किंडरगार्टन हो, मोंटेसरी हो, ठीक है, और जितने भी हैं डाल्टन विधि हो, उन सभी के बारे में परिचर्चा कर लेंगे। देखो मूंछ वाली माँ, अब इन्होंने क्या बोला? मूंछ वाली माँ। गीजू भाई और प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा ईसाई में मूंछ वाली माँ के रूप में संबोधित किया जाता था। इसे क्या मूंछ वाली माँ के रूप में संबोधित किया जाता था? किसे? जो प्रारंभिक बाल देखभाल था उसे मूंछ वाली माँ के रूप में संबोधित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है बालवाड़ी विद्यालय। देखो बालवाड़ी विद्यालय इंपोर्टेंट होते हैं, इसके बारे में आपके लिए क्या इंपोर्टेंट है उनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। स्थान, लोकेशन कैसा होना चाहिए? बालवाड़ी भवन बच्चों के घरों के पास स्थित होने चाहिए। ठीक है, बच्चों के आसपास, देखो छोटे बच्चे हैं प्राथमिक कक्षा में पढ़ते हैं तो उनके घरों के आसपास ही स्थित होने चाहिए सॉरी, ताकि उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। उनके घर के आसपास ही, ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे में ही क्या होने चाहिए? विद्यालय बाल भवन होने चाहिए। ठीक है, 1 किलोमीटर से भी कम दायरे में होने चाहिए जिससे उन्हें लंबी दूरी तय न करना पड़े। ठीक है, खेल का मैदान और बगीचा। ठीक है, इन्होंने बोला कि प्लेग्राउंड एंड गार्डन, एक बालवाड़ी में बच्चों के लिए खेलने के लिए एक खेल का मैदान और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को प्रकृति से जुड़ने के लिए जगह प्रदान करने के लिए एक छोटा सा क्या होना चाहिए? बगीचा होना चाहिए। बच्चों को खेलने के लिए, खेल से ही बच्चे सीखेंगे, तो खेल के लिए उपयुक्त मैदान और पर्यावरण के प्रति अपना लगाव बढ़ाने के लिए, उससे जुड़ने के लिए एक बगीचा होना चाहिए। ठीक है, तीसरा इन्होंने बालवाड़ी में क्या बताया? शौचालय होना चाहिए। ठीक है, बालवाड़ी में स्वच्छता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए। ठीक है, स्वच्छता बनाने के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, चौथा बता कि पर्यावरण शिक्षण सामग्री। ठीक है, बच्चों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए जिससे शैक्षिक खिलौना, कहानी की किताबों और अन्य शैक्षिक संसाधन शामिल हैं। यह बच्चों के लिए उत्तेजक और समृद्धि सीखने का माहौल प्रदान करता है। तो ऐसे बालवाड़ी विद्यालय होने चाहिए। स्थान उनका कैसा होना चाहिए? बच्चों के घर के आसपास होना चाहिए। उन्हें खेल का मैदान मिलना चाहिए उपयुक्त, और पर्यावरण के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए प्रकृति में एक छोटा सा उन्हें विद्यालय में बगीचा मिलना चाहिए। उपयुक्त शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए लड़का लड़कियों के लिए, जिससे स्वच्छता बनाए रखें, और पर्याप्त शिक्षण सामग्री उनके पास होनी चाहिए। आप जानते हैं गीजू भाई बधेका की शिक्षण विधियां, इनने किन शिक्षण विधियों के बारे में? ठीक है, गीजू भाई बधेका टीचिंग मेथड के बारे में जान लेते हैं। ये सर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जुड़ना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपका शेयर करना ही हमें अधिक से अधिक वीडियो लाने के लिए क्या करेगा? तैयार करेगा। जितना शेयर करोगे, जितना आप वीडियो को सहारोगे, जितना प्यार दोगे, उतना ही हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम में जुड़ोगे तो यूके टीचिंग परीक्षा आप सर्च कर सकते हो,
या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। और इसका PDF मैं आपको, जो बड़ा वाला PDF जिससे आप बहुत अपना ज्ञान को क्या कर सकते हो, वृद्धि कर सकते हो, वो भी आपके लिए अटैच कर दूंगा। ठीक है, तो गीजूभाई बधेका की शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्या कहा, दैनिक जीवन का अनुभव। ठीक है, क्या बोला कि डेली लाइफ एक्सपीरियंस। बधेका का मानना था कि बच्चों का दैनिक जीवन का अनुभव शिक्षण में एक मूल्यवान उपकरण है। ठीक है, बच्चों का शिक्षण कार्य करने के लिए उनका दैनिक जीवन, ठीक है, अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। ठीक है, दैनिक जीवन की वो सुबह उठने से लेके शाम सोने तक उनकी क्या होनी चाहिए, एक दिनचर्या होनी चाहिए, और इसे अपनी शिक्षण पद्धति के आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा बताया कि कहानी सुनाने की विधि। ठीक है, क्या बताया कि स्टोरी टेलिंग मेथड। ठीक है, उनका मानना है कि कहानियाँ एक शक्तिशाली शिक्षण उपकरण है और उनका उपयोग बच्चों को महत्वपूर्ण पाठ और मूल्य बताने के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने अवसर, पारंपरिक लोक कथाओं और नैतिक संदेश वाली कहानियों का इस्तेमाल किया। देखो, बच्चे इंटरेस्ट किस में लेंगे, अगर बच्चों को आप कहानी बताओगे ना तो बच्चे क्या ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, एक जंगल था, जंगल में क्या रहता था, एक शेर रहता था। एक दिन वहाँ एक छोटा बच्चा चले गया। ठीक है, शेर ने छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी, तो बच्चे इनमें क्या करते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो उनके लिए क्या कैसा बताया कि स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, तीसरा बताया अवलोकन पद्धति। ठीक है, उन्होंने शिक्षण में अवलोकन के महत्व पर जोर दिया और बच्चों को अपने ज्ञान और कौशल को विकसित करने के लिए अपने पर्यावरण और परिवेश का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, चौथा इन्होंने बताया चर्चा पद्धति। ठीक है, बधेका का मानना था कि चर्चा शिक्षण का एक प्रभावी क्या है, तरीका है और बच्चों को अपनी राय और विस्तार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनके महत्वपूर्ण सोच और कौशल का विकास करना चाहिए। चर्चा पद्धति, ठीक है, जो डिस्कशन है, बच्चों में डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, वाद विवाद। ठीक है, वाद विवाद से क्या होगा, इनका जो कौशल है वो विकसित होगा। ठीक है, तो वाद विवाद चर्चा पद्धति इसमें होनी चाहिए। और प्रश्न उत्तर विधि का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड के बारे में। ठीक है, उन्होंने बच्चों को सोचने और पूछने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रश्न उत्तर विधि का उपयोग किया, जिसमें उनकी जिज्ञासा और सीखने को विकसित करने में मदद मिले। ठीक है, प्रश्न विधि से क्या करके बच्चे सीखेंगे। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपका आंसर दूंगा, तो हम दोनों के बीच में क्या होगी, ज़्यादा एक्टिविटी होगी और ज़्यादा अनुभव एक दूसरे के साझा होंगे, तो ज़्यादा अधिक आप सीख पाएंगे और आपको याद रहेगा। ठीक है, आप जानते हैं इनके शिक्षण विधियों में आपने जाना दैनिक जीवन का अनुभव जाना, कहानी सुनाने की विधि जाना, अवलोकन पद्धति, चर्चा पद्धति, प्रश्न उत्तर विधि और गतिविधि पद्धति। ठीक है, अब जानते हैं इनके अनुसार, देखो गीजूभाई बधेका का अनुशासन क्या था। अनुशासन के बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं, ये भी आपके लिए क्या होगा, इंपोर्टेंट होगा। तो उन्होंने बोला कि कैसा अनुशासन बच्चों के लिए होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बधेका बच्चों को स्वतंत्रता का अधिकार देने में विश्वास करते थे। ठीक है, बच्चों को क्या स्वतंत्र रखना है, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार देने में विश्वास करते थे और कड़े नियम कायदे को थोपने में विश्वास नहीं करते थे। बच्चों में कड़े नियम और कायदे नहीं थोपने हैं। उनका मानना था कि बच्चों को अपने दम पर तलाशने और सीखने के लिए जगह दी जानी चाहिए। ठीक है, जो बच्चे हैं, बच्चों को क्या करना है, स्वयं सीखने के लिए छोड़ देना है, उन्हें स्वतंत्र कर देना है, उनमें कोई नियम कानून नहीं थोपने हैं। बाकी उन्हें क्या कर देना है, बच्चों को तलाशने के लिए उन्हें स्वयं का मौका देना है कि वो स्वयं को क्या कर सके, अपनी जो उनके अंदर अनुभव हैं, जो उनके अंदर की शिक्षा पद्धति है, जो वो जानते हैं पहले से, उनको वो स्वयं क्या कर सके, परिलक्षित कर सके, उन्हें वो स्वयं बाहर निकाल सके। तो इन्होंने क्या बोला कि बच्चों में क्या करना चाहिए, हमें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बच्चों में कड़ी पाबंदी लगाओगे, नियम कानून लगाओगे, तो वो बच्चा क्या होगा कि अपने आप में क्या हो जाएगा, हताश हो जाएगा, उसकी जो क्रियाएं रहेंगी वो कुछ स्वतंत्र बच्चे से क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। तो क्या करना है, उसे स्वतंत्र छोड़ना है और उसमें कड़े नियम नहीं थोपने हैं। उनका मानना था कि बच्चे अपने जो उसके अनुभव हैं, जो वो पहले से सीखता है, अपने को तराशने में बच्चे अपना को तराशने में स्वयं क्या करेगा, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाकी शिक्षक तो क्या है, एक सुविधा प्रदाता है, पथ प्रदर्शक है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि शारीरिक दंड का विरोध किया। ठीक है, जो शारीरिक दंड है उसका विरोध किया, वह अनुशासन के साधन के रूप में शारीरिक दंड के इस्तेमाल के खिलाफ थे। अब देखो, बच्चा अनुशासित नहीं है तो आप उसे शारीरिक दंड नहीं देंगे। ठीक है, प्रेम हो गया, प्रेम से, प्यार से, मित्रता से। ठीक है, ये बोलते थे कि बच्चा और शिक्षक का रिश्ता कैसा होना चाहिए, मित्र जैसा होना चाहिए। दोनों में क्या मित्रतापूर्ण क्या होनी चाहिए, संबंध होने चाहिए। अनुशासन उन्हें शारीरिक दंड से नहीं दे सकते हम। ठीक है, उनका मानना है कि बच्चों के विकास के लिए हानिकारक है। शारीरिक दंड दोगी तो ये बच्चों के विकास के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। ठीक है, तीसरा इन्होंने अनुशासन में क्या बताया कि प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से सीखना। ठीक है, लर्निंग थॉट लव एंड सिंपैथी। ठीक है, इन्होंने जो तीसरा बताया लर्निंग
थॉट, लव एंड सिंपैथी के बारे में इन्होंने अनुशासन दिया। बधेका का मानना था कि सीखना केवल प्रेम और सहानुभूति के माध्यम से संभव है, न कि भय और दंड के माध्यम से। क्या बोलते हैं बधेका जी? बधेका जी ने बताया अगर बच्चों को सिखाना है तो प्रेम से, सहानुभूति से, ठीक है, प्रेम मतलब जो लव है, ठीक है, लर्निंग थॉट, लव एंड सिंपैथी, और जो क्या है सहानुभूति, सिंपैथी मतलब सहानुभूति है, उससे बालक को हमें क्या करना है, सिखाना है, ठीक है। चौथा पॉइंट इन्होंने बताया कि आत्म अनुशासन, ठीक है, इन्होंने बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन बताया, ठीक है। उन्होंने आत्म अनुशासन के महत्व पर जोर दिया कि क्या होना चाहिए कि उसमें बच्चे का अगर अनुशासन में कैसा, उसे सेल्फ डिसिप्लिन में रखना है, ठीक है, आत्म स्वशासन के महत्व पर जोर दिया और माना कि बच्चों को अपने स्वयं के व्यवहार और कार्यों को विनियमित करना सिखाना जाना चाहिए, ठीक है। पांचवा फैक्टर बताया उनके सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। उनका मानना था कि आत्म नियंत्रण अनुशासन का एक क्या है, महत्व पहलू है और उन्होंने बच्चों को विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों के माध्यम से इस विशेषता को विकसित करने को प्रोत्साहित किया, ठीक है, कि स्वयं में क्या होना चाहिए, ऐसा अनुशासन होना चाहिए कि बच्चे स्वयं में क्या आत्मनियंत्रण हो, सेल्फ कंट्रोल उनमें हो, ठीक है। अनुशासन देखो, सेल्फ जो कंट्रोल है, जो क्या है आत्मनियंत्रण है, वो अनुशासन का होता है, एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो बच्चे को सीखने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये इनका अनुशासन था गीजूभाई बधेका का। तो अब गीजूभाई बधेका के लेखन कार्य, ठीक है, गीजूभाई बधेका क्या राइटिंग वर्क, रिटर्न वर्क एंड राइटिंग वर्क के बारे में जान लेते हैं कि इनका जो लेखन कार्य था, ठीक है, इनकी पुस्तकों के बारे में पहले बताया, मूंछ वाली माँ पहले में बताया था, ठीक है, जो पुस्तकें थी इनने लेखन कार्य किया, ठीक है, शिक्षा के दर्शन में, शिक्षा के क्षेत्र में, उनके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। देखो इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी, ठीक है। बधेका एक विपुल लेखक थे, देखो वकील थे, इंटरेस्ट देखो बच्चे में इन्हें इंटरेस्ट लिया, शिक्षक बन गए, ठीक है, और एक लेखक भी थे। उन्होंने बाल शिक्षा, यात्रा और हास्य संबंधित विषयों पर क्या किया, 100 से अधिक पुस्तकें लिखी। उनका लेखन बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों पर लक्षित था। जो उनका लेखन है गीजूभाई बधेका का, वो बच्चों पे, ठीक है, बच्चों पे हो गया, शिक्षकों और अभिभावक पे लक्षित है, ठीक है। 100 से अधिक इन्होंने क्या किया, पुस्तकें लिखी। सेकेंड है उनकी पुस्तकों के विषय क्या थे, ठीक है, उनकी पुस्तकों के विषय मुख्य रूप से बाल विकास, शिक्षा, यात्रा और हास्य के इर्द गिर्द केंद्रित था। देखो बच्चे को सिखाना है, जिन्होंने बाल केंद्रित विद्यालय की स्थापना की, तो उनका लेखन कार्य में भी बालकों के विकास के बारे में परिचर्चा करेंगे। छोटा बालक है तो किससे, वो स्टोरी टेलिंग मेथड से सीखेगा। तो स्टोरी टेलिंग मेथड का इनका क्या रहा, टॉपिक सबसे पहले रहा, जिसमें मैंने द्व्यास्वप्न आपको बताया था, ठीक है। तो बधेका जी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है, द्व्यास्वप्न है, ठीक है। आइए जानते हैं बधेका की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द्व्यास्वप्न थी, जिसका अनुवाद द्व्यास्वप्न के रूप में किया गया। यह बच्चों के लिए लक्षित कहानियों और निबंधों का एक संग्रह था, जिसमें सीखने में कल्पना और रचनात्मकता पर क्या किया गया, महत्व दिया गया। अगर आप पढ़ना चाहते हो गीजूभाई बधेका का द्व्यास्वप्न, बहुत ही इनके बच्चों के बारे में, इसमें पूरी क्या है, ये 200, 250 या 300 पेज की किताब थी, बुक थी, मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बच्चों के बारे में जो इनके क्या था, विचार थे, हास्य कहानियाँ थी, वो उसमें क्या है पूरा संलग्न है। पढ़ना बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग है। द्व्यास्वप्न किसकी कृति है, किसकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, पूछ लेगा द्व्यास्वप्न तो गीजूभाई बधेका जी की, ठीक है। आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। तो अपने अनुभव के बारे में लिखना, इन्होंने अपने क्या अनुभव के बारे में लिखा, ठीक है। इन्होंने अबाउट हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, जो इनके खुद के अनुभव थे उनके बारे में इन्होंने टिप्पणी की। देखो बधेका ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, नाम बताया द्व्यास्वप्न, ठीक है, मैं बाल शिक्षा और बाल विकास से संबंधित अपने अनुभव के बारे में लिखा। उन्होंने अपने अनुभव, टिप्पणियों और विचारों को साझा किया कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कैसे बढ़ते हैं और कैसे विकसित होते हैं, और कैसे शिक्षा उनके व्यक्तित्व को आकार देने में भूमिका निभाती है, ठीक है। जो बधेका जी हैं, गीजूभाई बधेका जी हैं, उन्होंने क्या किया, अपने ही अनुभवों को अपने पुस्तक द्व्यास्वप्न में क्या कर दिया, लिख दिया कि बच्चों के क्या इंटरेस्ट होंगे, बच्चे कैसे सीखेंगे, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, इन सभी को इन्होंने अपने द्व्यास्वप्न नाम कृति में लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कहानियां, कविताएं और गीत लिखना, ठीक है। अब इन्होंने कहानियां भी लिखी, क्योंकि इनका अगर जो व्यक्ति बच्चों की बाल शिक्षा, बाल केंद्रित या बाल विद्यालय, बाल मंदिर जो खोल रहा है, वो बालकों के अनुसार ही उसके सारे टॉपिक क्या होंगे, संलग्न होंगे,
तो इन्होंने क्या किया, कविताएं लिखी, बच्चों के लिए कहानियां लिखी और गीत लिखना। बधेगा एक बहुमुखी लेखक थे और उन्होंने बच्चों के लिए कहानियां हो गई, ठीक है, कविताएं और गीत लिखे। उनके लेखन का उद्देश्य बच्चों के लिए सीखने को मज़ेदार और आकर्षण बनाना है। देखो बच्चा कहानी, स्टोरी टेलिंग के मेथड, हंसते हंसते, खेलते खेलते, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ठीक है, तो प्यार से सीखेगा, जिससे उस जिसमें इंटरेस्ट आए, बच्चे की रुचि के अनुसार, बच्चे के जिज्ञासा के अनुसार, बच्चा जिसमें जाना चाहे, ठीक है, बच्चे को जिस क्षेत्र में क्या हो, इंटरेस्ट हो, उसी के अनुसार उसे क्या दी जानी चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। तो आइए फिर आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। 6 है पॉइंट आपके लिए कि एक शिक्षण पत्रिका का प्रकाशन किया। शिक्षकों, माता पिता और समाज के बीच जागरूकता फैलाने के लिए बधेका ने एक शिक्षण पत्रिका प्रकाशित की। पत्रिका ने शिक्षकों को और माता पिता के मार्गदर्शन प्रदान किया, बच्चों को सीखने और पढ़ने के लिए पोषण का माहौल बनाया, जिसमें बाल साहित्य और बाल विज्ञान शिक्षा से संबंधित विषयों में शामिल किया गया था, ठीक है। अगर आपको पढ़ाना है, एक अच्छा शिक्षक बनना है, अगर आपको किसी छात्र के बारे में जानना है, तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान का क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हमने गीजू भाई बधेका जी के बारे में जाना, ठीक है, गीजू भाई बधेका जी का शिक्षा दर्शन जाना, ठीक है, गीजू भाई बधेका की जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान थे, ठीक है, बालवाड़ी विद्यालय हमने जान लिया, ठीक है, गीजू भाई बधेका की शिक्षण विद्या हमने जानी और इनका जो अनुशासन था उसके बारे में हमने भी चर्चा परिचर्चा की। इनका लेखन कार्य हमने बताया कि इनकी प्रमुख पुस्तक क्या थी, द्विवास्वप्न, जिसमें इन्होंने क्या हास्य बाल कहानियां लिखी हैं, ठीक है, और गीजू भाई बधेका की शिक्षक सामग्रियों के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है, ठीक है। तो द्विवास्वप्न पुस्तक के बारे में जान लेते हैं, इंपोर्टेंट है। तो द्विवास्वप्न बच्चों के लिए गीजू भाई बधेका द्वारा लिखी गई कहानी की पुस्तक है। कहानी उन बच्चों के समूह से और दिनचर्या से नाखुश थे जो अपनी कल्पना और दुनिया में रहना चाहते थे। उन्होंने अनंत अपनी खुद की एक नई दुनिया बनाई जहां वो चाहे वो कर सके, जैसे पेड़ों पर चढ़ना, ठीक है, पेड़ों पर चढ़ना, नदियों में तैरना, जानवरों के साथ खेलना। हालांकि उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि उनकी नई दुनिया उतनी परिपूर्ण नहीं थी जितना उन्होंने सोचा, और वे अपने परिवार और अपने घरों में सुख सुविधाओं को से चूक कर कहानी संतुलन के महत्व में वास्तविक जीवन के अनुभव को सीखने पर इन्होंने मूल्य दिया, ठीक है। अब गीजू भाई बधेका की शिक्षण में क्या भूमिका रही, इंपोर्टेंट है, ये आपके लिए अंतिम स्लाइड है, जान लेंगे कि गीजू भाई बधेका की शिक्षण भूमिका क्या रही। गीजू भाई बधेका द टीचर्स रोल से, ठीक है, पहला इन्होंने क्या बताया कि बच्चों को शिक्षा का केंद्र बनाए। क्या बच्चा क्या होना चाहिए, शिक्षा का केंद्र में होना चाहिए, न कि शिक्षक, ठीक है। बच्चा क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, उसका चहुमुखी विकास करना है। तो क्या मेक चिल्ड्रन द सेंटर ऑफ लर्निंग, सेंटर में लर्निंग मतलब कि शिक्षा के केंद्र में, सीखने के केंद्र में कौन रहेगा, बालक रहेगा, ठीक है। गीजू भाई बधेका के अनुसार शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को खुद को केंद्र में रखने के बजाय शिक्षा का केंद्र बनाए। ध्यान बच्चों, उनकी रुचियों और उनके सीखने की शैलियों और समझने पर जोर दें। उनकी रुचियां हो गया, उनके सीखने का तरीका हो गया, उनकी शैली, उनकी दिनचर्या, इन सभी को शिक्षा में ऐड करना है, ठीक है। दूसरा बताया कि सीखने का माहौल तैयार करें, ठीक है, बच्चों में सीखने का माहौल तैयार करें। शिक्षक को बच्चों के लिए अनुकूल सीखने का माहौल तैयार करना चाहिए। सीखने का माहौल खुला, स्वागत योग्य होना चाहिए और बच्चे को अपने इंद्रियों के माध्यम से खोज, प्रयोग और सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो माहौल होना चाहिए शिक्षक का वो खुला होना चाहिए, खुला मैदान जैसा होना चाहिए जिसमें जाके बालक खेल सके, अपने को विकसित कर सके। वो उसको क्या ऐसा खुला माहौल मिलना चाहिए जिसमें उसका स्वागत हो सके, ठीक है, और वह अपने इंद्रियों से, सेंस ऑर्गन से क्या कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। क्या कि बच्चों को सीखने के लिए क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। शिक्षक को सीखने का ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि बच्चों में नई सीखने के लिए प्रोत्साहित महसूस करें। उन्हें सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को प्रेरित समर्थन देना चाहिए और सीखने को मज़ेदार, रोमांचक और आकर्षक बनाना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए, सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है और जो शिक्षण विधियाँ हैं उन्हें क्या बनाना है, रोमांचक और आकर्षक बनाना है, जिससे छात्र क्या ले सके, अधिक से अधिक इंटरेस्ट ले सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी बच्चों को उनके काम का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल चिल्ड्रन एंड दियर वर्क, ठीक है। शिक्षक को सभी बच्चों और उनके काम का सम्मान करना चाहिए। ऐसे आपने होमवर्क दिया बच्चे को, आपने चेक किया, एक बच्चे ने अच्छा किया, आपने गुड सहारा और दूसरे बच्चे ने गलत किया था, आपने उसकी कॉपी फेंक दी। तो ऐसा नहीं करना है, बच्चों क्या करना है, शिक्षक को सभी बच्चों और उनके काम का सम्मान करना है और जहां गलती है उसे सुधारनी है, भले ही उनकी पृष्ठभूमि, लिंग और संस्कृति कुछ भी हो। देखो लिंग, संस्कृति, पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी जाति का हो, कुछ भी लिंग हो, ठीक है, चाहे मेल हो, फीमेल हो या अदर क्या हो, सेक्स हो, उसमें हमें क्या करना है, भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। मिल
के, ठीक है, कुछ भी है उनको क्या करना है, उनका कार्यों का हमें सम्मान करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया इन्होंने कि सीखने की सामग्री का परिचय दें, ठीक है, इंट्रोडक्शन लर्निंग मटेरियल, ठीक है। शिक्षक को विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का परिचय देना चाहिए जो आयु उपयुक्त, उत्तेजक और रचनात्मक को बढ़ावा दे। शिक्षक को बच्चों की सामग्री के साथ प्रयोग करने के लिए परिवेश का पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए उदाहरण के तौर पे सीख लेते हैं कि एक शिक्षक एक छात्र को सीखने का केंद्र बनाकर शिक्षण के गिजुभाई के दर्शन का पालन कर सकता है। उदाहरण के लिए सौरमंडल के बारे में व्याख्यान देने के बजाय एक शिक्षक छात्रों को सौरमंडल के चित्र, वीडियो और सिमुलेशन दिखाकर ग्रह, तारों और चंद्रमा के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षक एक सीखने का माहौल बना सकता है जो छात्रों को प्रश्न पूछने, अवलोकन करने, प्रयोग करने और प्रोत्साहित करने के लिए क्या करे, और छात्रों में प्रत्येक छात्र का सम्मान करना चाहिए, उनके काम की सराहना करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। वो बोल रहे कि देखो बच्चों को समझाना है तो उदाहरण कैसा देना चाहिए कि सौरमंडल का चित्र दिखा दे, ठीक है, या वीडियो दिखा दे या सिमुलेशन दिखाकर ग्रह, तारों और चंद्रमाओं के बारे में प्रोत्साहित करोगे तो बालक अधिक सीखने में क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो ये उदाहरण था, ठीक है। तो ये हमने क्या, गीजूभाई बधेका का शिक्षा दर्शन, उनकी शिक्षण विधियां, उनके अनुशासन, उनका पाठ्यक्रम और उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, लेखन कार्य हो गए, उनके द्वारा जो शिक्षण सामग्री थी और किस प्रकार उन्होंने कार्य किया समाज में बालकों के लिए। उनने बाल केंद्रित शिक्षा का क्या बाल केंद्रित शिक्षा का जनक भी बोल सकते हैं। इनके द्वारा बाल मंदिरों की भी स्थापना की गई। तो हमारा पहला यूनिट आज कंप्लीट हो गया। हमने क्या, शिक्षा मनोविज्ञान से अपनी यात्रा शुरू की थी, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा और दर्शन क्या है उसके बीच संबंध हो गया, ठीक है। प्रकृतिवाद हो गया, आदर्शवाद हो गया, ठीक है, प्रयोजनवाद हो गया, व्यवहारवाद हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने पाश्चात्य यूनानी दर्शन देखे थे, ठीक है, दार्शनिक देखे जिसमें आपने अरस्तु, प्लेटो हो गया और क्या, जॉन डीवी हो गया, ठीक है, इन सभी के बारे में चर्चा की। फिर भारत के बारे में आपने भारत के जो दार्शनिक थे, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और क्या, स्वामी विवेकानंद, सावित्रीबाई फुले और गुजरात से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कौन, जिन्होंने बाल मंदिरों की रचना की, गीजूभाई बधेका, इन सभी के बारे में परिचर्चा की है। यूनिट फर्स्ट जितने भी वीडियो है सारे PDF अटैच्ड किए हैं, आप PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से पा सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास को क्या कर सकते हो, कर सकते हो। वीडियो बिल्कुल मुफ्त है, ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखो उसके बाद आप क्या करो, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएं, लिंक, ऐप का लिंक होगा उसे डाउनलोड करें और वहां पे आपको कोर्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा क्या है, निःशुल्क है। हमारा उद्देश्य ही क्या है, शिक्षा सबके लिए, ठीक है। आत्मसंघर्ष, आत्मविश्वास के साथ जुड़ना है, इच्छा के साथ जुड़ना है और बस दृढ़ संकल्प होकर प्रण लेना है कि हमें कुछ करना है, ठीक है, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। ये आपकी सोच आप पे डिपेंड करती है। तो नेक्स्ट वीडियो कल आपके लिए होगा जिसमें हम शिक्षण विधियां या शिक्षा का इतिहास के बारे में परिचर्चा कर लेंगे। थैंक यू सो मच।